हाय फ्रेंड्स, जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज अपन जो नेक्स्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दैट इज एजिथ्रोमाइसिन उसके बारे में लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप के यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूं। तो आज जो अपना इसी सीरीज में वीडियो लेक्चर जो अपन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। एक्चुअली जो एजिथ्रोमाइसिन है दैट इज एजालाइड एंटीबायोटिक, जो कि मैक्रोलाइड्स की ही एक सब क्लास है। दोस्तों पिछला जो वीडियो रिकॉर्ड अपन ने एरिथ्रोमाइसिन के बारे में किया था, उसमें अपन ने देखा था कि जो एरिथ्रोमाइसिन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। एजिथ्रोमाइसिन भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्टिव होता है, बट जो इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अगेंस्ट, साथ में जो एटिपिकल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट इसकी सेंसिटिविटी एरिथ्रोमाइसिन से कहीं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो दूसरा चीज जो हमने एरिथ्रोमाइसिन में पढ़ा था, एरिथ्रोमाइसिन गैस्ट्रिक लेबाइल होता है, इसलिए उसकी हम एंट्रिक कोटेड टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन है वो गैस्ट्रिक एसिड स्टेबल होता है और साथ में ही इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेंस भी बहुत बेटर होती है देन दी एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम इसकी मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये वर्क करता है, तो दोस्तों जो एजिथ्रोमाइसिन है ये माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। कैसे? बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोम सब यूनिट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी 50S राइबोसोम सब यूनिट को से बाइंड कर जाता है और उसका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है, और फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके और क्या क्या पॉइंट्स हैं। इट हैज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इंप्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक, बेटर टॉलरेबिलिटी एंड ड्रग इंटरेक्शन। इट हैज गुड एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है जो कि एटिपिकल टीबी करता है, उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या इसकी एक्टिविटी होती है या सेंसिटिव होता है ये। दूसरा इसके और अदर फीचर्स की बात करें, इट हैज एसिड स्टेबिलिटी एंड रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन, इसलिए ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। इसका अपन ओरली इसको ले सकते हैं, एसिड स्टेबिलिटी होती है ये, और इसका रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। एक्सक्रीशन की बात करें दोस्तों तो इट इज लार्जली एक्सक्रीटेड इन अनचेंज इन बाइल। दूसरा, इट हैज नो इंटरेक्शन विद साइटोक्रोम P450। इससे दोस्तों क्या फायदा होता है, इसकी ड्रग इंटरेक्शन बहुत कम होगी, तो जो अगर P450 को कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा तो जो अपन अदर मेडिसिन है उनकी डोज में अपने को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर दोस्तों इंडिकेशन की बात करें, आप ज़्यादातर लोग जानते हो बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन। किसी को अगर फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, इवन एटिपिकल न्यूमोनियाज, एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और क्लेमाइडियल, चाहे पल्मोनरी या जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इवन गोनोरिया। दोस्तों ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसलिए बहुत ही कॉमनली यूज जो अच्छे डॉक्टर्स हैं अपने जनरल ओपीडी पेशेंट को इसको देते हैं। नेक्स्ट, और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है दोस्तों, जो HIV पेशेंट होते हैं, जो एड्स पेशेंट होते हैं, उनको ये माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स से एटिपिकल टीबी बहुत कॉमनली होती है, तो उसको एज ए प्रोफाइलेक्सिस एंड फॉर ट्रीटमेंट दोनों के लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है। अदर यूज की बात करें दोस्तों, जो H पाइलोरी इराडिकेशन में, दूसरा आजकल बहुत ही कॉमनली जो टाइफाइड फीवर है उसके लिए, आजकल टाइफाइड फीवर में भी दोस्तों बहुत ही कॉमनली अपन एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं, जिसमें 1 ग्राम OD डोज फॉर 7 डेज देते हैं। साथ में टॉक्सोप्लाज्मोसिस और इवन आजकल मलेरिया में भी इसका यूज
करते हैं कुछ लोग। अगर डोजेज की बात करें दोस्तों, तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इवन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में 5 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 3 डेज देते हैं, या फिर अपन 5 मिलीग्राम वंस ऑन डे 1 फॉलोड बाई 250 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 4 to 5 डेज तक इसको दे सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक क्लेमाइडिया की बात करें, तो दोस्तों 1 ग्राम एज सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन देते हैं अपन। दूसरा जो एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ही जो अपने को ध्यान रखना है, एजिथ्रोमाइसिन शुड बी टेकन 1 आवर बिफोर और एटलीस्ट 2 आवर आफ्टर मील देना चाहिए, क्योंकि फूड इसके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसा कि सभी मेडिसिन में होता है, वैसे एजिथ्रोमाइसिन में भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगर है एजिथ्रोमाइसिन से या इवन अदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से, तो अपन एजिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा इसका। स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को पहले कभी किसी एंटीबायोटिक से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो चुका है, या इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन है, या इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है, या पेशेंट को साथ में एंटासिड ले रहा है जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम है, और इवन छोटे जो बच्चे हैं उनमें इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, और इसकी स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें, तो जो पीडियाट्रिक्स हैं उसमें रिड्यूस डोज में देंगे, कम डोज में देना चाहिए, और जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनमें इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अपन यूज कर सकते हैं इसको, बट थोड़ा सा कॉशन के साथ। अगर हम एल्डरली में की बात करें, तो एल्डरली में कोई ऐसा स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, आराम से इसको यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर साइड इफेक्ट की बात करें, तो जो जनरल साइड इफेक्ट है, जो सभी ज्यादातर कॉमन होते हैं सारी मेडिसिन के, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वो इसके भी हैं। साथ में किसी को डायरिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस, डिजीनेस, हेडेक या वर्टाइगो भी दोस्तों हो सकता है। अगर हम इसकी ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन रिड्यूस्ड बाय फूड मैं अभी बता चुका हूं, इसका जो एब्जॉर्प्शन है फूड के साथ देने पे कम होता है, इसलिए हम एजिथ्रोमाइसिन को 1 आवर बिफोर फूड और या फिर 2 आवर आफ्टर मील इसको अपन देना प्रेफर करते हैं। एंटासिड रिड्यूस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो अपन कभी भी जब भी एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, तो अपन जो ओमेज डी या रेंटेक जो भी टैबलेट अपन देते हैं, या एंटासिड जो भी अदर एंटासिड देते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन एंड साइक्लोस्पोरिन ये करते हैं दोस्तों। तो कोई अगर पेशेंट है CHF का डिजॉक्सिन वगैरह ले रहा है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, उसके एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करते हैं, तो इनको इनकी जो डोज है डिजॉक्सिन, साइक्लोस्पोरिन, उनकी डोज को कम करके देना चाहिए। तो ये दोस्तों अपन ने लर्न करा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, जो जिससे कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो। थैंक यू।